रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपोयर पोइम बाय सेमस हेनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोयर पोइम जो है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, समरी करेंगे, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे, थीम्स को देखेंगे, सेंट्रल आइडिया को देखेंगे, पोइम के स्टाइल स्ट्रक्चर को देखेंगे, मीटर, राइमिंग स्कीम, टून को देखेंगे। इसके अलावा जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि हम पोइम को थॉरली समझ सकें। इसके साथ साथ सेमस हेनी जो पोइट हैं इनका बायोग्राफिया भी देखेंगे ताकि हम पोइम को अच्छी तरीके से समझ सकें। पोइम की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी ये पीडीएफ की सूरत में नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ होगा नोट्स पीडीएफ का। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप ये नोट्स का लिंक या यूँ कहा जाए नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, एक्सपोयर बाय सेमस हेनी। सेमस हेनी जो हैं वो 1939 के अंदर आयरलैंड के अंदर पैदा हुए और इनकी डेथ हुई 2013 के अंदर। 2013 हमें बताता है कि ये मॉडर्न पोइट हैं, तो इनकी जो पोइट्री होगी वो भी मॉडर्निज्म के अंदर या यूँ कहा जाए मॉडर्न टाइम पीरियड की पोइट्री है, उसको हम मॉडर्न पोइट्री भी कह सकते हैं। सेमस हेनी का कंप्लीट नेम है सेमस जस्टिन हेनी। सेमस हेनी ज़्यादातर इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो एक तो 20वीं सेंचुरी के पोइट हैं, फिर वो प्रोफेसर भी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। इसके अलावा प्ले राइट भी हैं, वो उन्होंने बहुत सारे प्लेस भी लिखे और ट्रांसलेटर भी हैं। बहुत सारे वर्क जो हैं उन्होंने आयरिश लोगों के इंग्लिश में ट्रांसलेट किए और इंग्लिश के आयरिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किए। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस पे अबूर रखते थे। ये ज़्यादातर फेमस इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने आयरलैंड के लोग जो कि आयरिश कहलाते हैं उनकी रूरल लाइफ और उनके डेली लाइफ की जो इवेंट्स होते थे, यानी कि जो उनकी हिस्ट्री थी, उनकी लेजेंड्स थे, उनके अलूजन थे, उनकी मिथ थी, उनकी किस्से कहानियाँ थे, उनकी छोटी छोटी बातें थी, उनको अपनी पोइट्री के अंदर दिखाने की, डिपिक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इसके अलावा ये फेमस इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था लिटरेचर के अंदर 1995 के अंदर। अब इस पोइम के बारे में अगर हम बात करें जिसका नाम एक्सपोयर है बाय सेमस हेनी, ये इन्होंने 1975 के अंदर लिखी थी और ये इनकी जो पोइम है ये पब्लिश हुई थी एक कलेक्शन के अंदर जिसका नाम था नॉर्थ। इस पोइम को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर 10 स्टेंजा पाए जाते हैं, यानी कि 10 स्टेंजा इनके अंदर, और हर स्टेंजा के अंदर 4 लाइनें हैं और 4 लाइनों वाले स्टेंजा को हमें पता है हम क्वाट्रेन कहते हैं। इसके अलावा ये जो पोइम है ये इन्होंने फ्री वर्स के अंदर लिखी है, यानी कि ऐसी पोइम है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम या राइम प्रॉपर नहीं पाया जाता। फ्री वर्स वही पोइम होती है जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम या रिदम नहीं पाया जाता। अच्छा जी, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में क्या फ़र्क होता है? ब्लैंक वर्स ऐसी पोइट्री का नाम है जिसके अंदर राइमिंग स्कीम बेशक ना हो लेकिन मीटर पाया जाता है। लेकिन फ्री वर्स ऐसी वर्सेस होती हैं, ऐसी पोइट्री होती हैं जिसके अंदर ना ही राइम पाया जाता है यानी कि रिदम पाया जाता है और ना ही मीटर पाया जाता है। ऐसी पोइम जिसके अंदर मीटर और राइमिंग स्कीम दोनों ना हो या बहुत कम हो, किसी लाइन में हो और किसी में बिल्कुल ना हो, तो ऐसी पोइम को फ्री वर्स कहते हैं। और ये वो पोइम है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक राइम या रिदम नहीं पाया जाता और इसके अंदर मीटर भी कोई स्पेसिफिक नहीं पाया जाता। कहीं पे डायमीटर है, कहीं पे ट्राई है, कहीं पे टेट्रा है, कहीं पे पेंटा है, तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। इसके अलावा पूरी ये पोइम बेढंगी नहीं है बल्कि इसके अंदर जो टी की साउंड है वो आखिर में आती है अक्सर लाइंस के, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 एंड ऑल। इस पोइम की जो टून है वो सबसे पहले सीरियस, डिप्रेसिंग और इससे शुरू होती है, फिर आखिर में होपफुल चली जाती है और फिर दोबारा डिप्रेसिंग नज़र आती है। जो सीनरी इसके अंदर दिखाई जाती है वो विंटर की दिखाई जाती है जो कि एक ग्लूमी विजन शो करता है। इसके अलावा इसके अंदर 10 क्वाट्रेन हैं यानी कि 10 स्टेंजाज हैं जिनके अंदर 6, किसी के अंदर 6 सेलेबल हैं, किसी लाइन के अंदर, किसी के अंदर 8 सेलेबल्स हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक मीटर नहीं है। इसके बाद पोइम का जो टेक्स्ट है उसको डिस्कस करते हैं, पर टेक्स्ट को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ये मैंने ऑलरेडी दी हुई है, यही मैं आपको अभी वीडियो के अंदर सुनाऊंगी। इसके बाद वो वर्ड्स भी मैंने दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है और इस पोइम के अंदर अक्सर बच्चों को समझ नहीं आते। अब शुरू करते हैं टेक्स्ट की क्रिटिकल एप्रिसिएशन इन उर्दू एंड हिंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ डिसम्बर इन विकलॉ, एल्डर्स ड्रिपिंग ब्रिचेस इनहेरिटिंग द लास्ट लाइट, द एश ट्री कोल्ड टू लुक एट। इट इज़ डिसम्बर। सबसे पहले पोइट जो हैं वो इस पोइम के अंदर एटमॉस्फेयर दिखा रहे हैं, सेटिंग दिखा रहे हैं। वो सेटिंग क्या दिखाते हैं कि दिसंबर का टाइम पीरियड है वेकलॉफ में।
विकलॉफ जो है आयरलैंड की एक कंट्री का नाम है जो साउथ डुबलिंग में पाई जाती है। इस पोइम की मैंने टून आपको बता दिया कि डिप्रेसिंग, ग्लूमिंग, डार्क है। इसके अलावा जो थीम्स इस पोइम के अंदर यूज़ की गई हैं वो एक्सप्लोरिंग की गई हैं, सेल्फ इमेज की गई है, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस और रियलिटी की गई है। इस पोइम के अंदर पोइट अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाता है, वो इस वजह से क्योंकि नॉर्थ डुबलिंग के अंदर यानी कि नॉर्थ आयरलैंड के अंदर इस वक्त सिविल वॉर चल रही होती है नॉर्थ डुबलिंग के अंदर, और वहाँ से पोइट माइग्रेट करके साउथ में आ जाता है। यानी कि सिविल वॉर को छोड़ के, पॉलिटिकल सोशल अप्रेस्ड को छोड़ के वो एक पुरसकून जगह पे चला जाता है। तो अब वो अपने ऊपर गौर कर रहा है कि वो किस तरह का इंसान है, वो इस सिविल वॉर में क्या रोल अदा कर सकता था जो कि उसने नहीं किया, और उसने क्यों नहीं किया और उसे क्या करना चाहिए था, वो किस तरह का इंसान है। वो सेल्फ पोर्ट्रेयल रिफ्लेक्शन इस पोइम के अंदर देता है। फिर वो कहते हैं कि दिसंबर का टाइम है, यानी कि दिसंबर यहाँ से मुराद उन्होंने लिया है कोल्ड के ठंड है, और दूसरी बात क्लोजिंग है, यानी कि ईयर का क्लोजिंग मंथ है। इसके अलावा प्लेस जो उन्होंने विकलॉफ दिखाई है वो एक माउंटेनियस एरिया है आयरलैंड के अंदर, जिसके अंदर वो बताते हैं कि यहाँ पे एल्डर्स ड्रिपिंग है, यानी कि इतने बड़े बड़े दरख्त हैं जिनकी दाढ़ियाँ लटक रही हैं या जिनकी शाखें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जो लटक रही हैं। ब्रीचेस से मुराद यहाँ पे ब्रांचेस है। एल्डर्स ड्रिपिंग का मतलब बड़े बड़े ट्रीज जो लटक रहे हैं, और ब्रीचेस का मतलब है कि ब्रांचेस। इनहेरिटिंग द लास्ट लाइट, जो सूरज की आखिरी रोशनी, यानी कि दिसंबर का टाइम है माउंटेन के ऊपर, तो सूरज बहुत मध्यम सा पड़ रहा होता है, यानी कि उसकी रोशनी तेज़ नहीं है, उसके बावजूद जो आखिरी कतरे लाइट के आ रहे हैं वो भी अब्जॉर्ब कर रहा है। कौन? द ऐश ट्री कोल्ड टू लुक एट, वो ट्री जो ड्राई हो चुका है सर्दी की वजह से, जिसकी तरफ वो देख रहे हैं। ऐसा दरख्त जिसको वो देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि सर्दी की वजह से मर चुका है, स्टिल वो जो लास्ट लाइट उसे होप की नज़र आ रही है, वो उसको भी अपने अंदर समा रहा है ताकि वो ज़िंदा रह सके। आगे वो कहते हैं अ कॉमेट दैट वाज लॉस्ट शुड बी विजिबल एट सनसेट। वो अब एक कॉमेट का जिक्र करते हैं। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट ऐसी स्पेस के अंदर टूटते हुए तारे जो होते हैं, जब वो तेज़ रफ्तार से गुजरते हैं उनमें फायर लग जाती हैं। वो रॉक्स स्पेस के अंदर जो गैस से बने हुए होते हैं, उनके अंदर प्लाज्मा हो सकता है, जब वो तेज़ी से ट्रैवल कर रहे होते हैं स्पेस के अंदर तो उनमें आग लग जाती है। तो पोइट उसका जिक्र कर रहा है कि वो ऐसा लगता है जैसे लॉस्ट हो गया हो। लेकिन जब ये तेज़ सूरज डूब जाएगा, जब सनसेट होगा, सूरज डूब जाएगा, तो वो ज़रूर विजिबल होंगे। यानी कि कॉमेट जो है वो एक फ़र्ज़ कर लें होप है। सनसेट जो है या सन इस वक्त अपने अरूज पे है नॉर्थ के अंदर, जो सिविल वॉर और अप्रेस थे वो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अप्रेस इस वक्त हुआ है उसकी जो होप है वो एक कॉमेट है, अगर मिसाल ली जाए तो। और वो कॉमेट कब विजिबल होगा? जब सन सेट होगा, यानी कि जब बिल्कुल ही स्याह हो जाएंगी हर चीज़ बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी, तो उम्मीद की एक किरण ज़रूर जागेगी। वैसे भी सूरज की इतनी तेज़ रोशनी होती है कि उसके अंदर तारे नज़र नहीं आते दिन के अंदर, तो कॉमेट कहाँ नज़र आएगा? दोज मिलियन टन्स ऑफ लाइट लाइक अ ग्लिमर ऑफ हॉज एंड रोज हिप्स। वो कहता है कि इतनी तेज़ सूरज की रोशनी है कि इसके अंदर कॉमेट की छोटी सी रोशनी कहाँ नज़र आएगी? सूरज के अंदर मिलियन टन्स की रोशनी है जो कि कॉमेट की रोशनी से हज़ारों गुना, मिलियन गुना बड़ी है। और वो कहता है कि कॉमेट एक ऐसा ही है सूरज के आगे जैसे कि गुलाब की जो झाड़ी है उसके अंदर रोज़ होना। ऊपर वाले स्टेंजा के अंदर वो हमें समझाना चाहते हैं कि मैं, यानी कि कॉमेट से पोइट अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे कॉमेट लॉस्ट हो जाते हैं सूरज की रोशनी के अंदर, मैं इस दुनिया में, इस सोसाइटी में लॉस्ट हुआ हूँ और मुझे सही राह नहीं दिख रही। जिस तरह कॉमेट सूरज के आगे विजिबल नहीं है, मैं इस वक्त लोगों के आगे विजिबल नहीं हूँ। आगे वो कहते हैं एंड आई एम समटाइम सीइंग अ फॉलिंग स्टार इफ़ आई कुड कम ऑन अ मिटियोर इंस्टेड आई वॉक थ्रू द डैम्प लीव्स हस्क दैट स्पेंट फ्लूक्स ऑफ ऑटम। वो कहते हैं और मैं कभी कभी ये देखता हूँ फॉलिंग स्टार को, तो वो मुझे आसमान में विजिबल नज़र आ रहा होता है। यानी कि रात के टाइम पे जब पोइट आसमान में देखता है तो सारे सितारों के अंदर उसको सबसे ज़्यादा नज़र आता है फॉलिंग स्टार, क्योंकि उसकी रोशनी सबसे ज़्यादा होती है और रोशनी के अलावा उसके पीछे एक लकीर से खींची आ रही होती है जो उसका पता दे रही होती है। तो वो कहता है कि जब मैं फॉलिंग स्टार को देखता हूँ तो मेरे
दिल में मेरे ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी इस सितारे की तरह हूँ, या मैं भी दुनिया में ऐसे एंट्री करूँ, सोसाइटी में ऐसे एंट्री करूँ, इस अप्रेस सिविल वॉर के अंदर ऐसे एंट्री करूँ जैसे कि मैं मिट्योर पर बैठा हुआ हूँ, यानी कि मेरी तरफ सब मुतवज्जा हों। मिट्योर जो है एक ऐसा रॉक है जो स्पेस के अंदर ट्रैवल करता है, और स्पेस में जब वो ट्रैवल करता है और फॉल कर रहा होता है तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो पोइट कहता है कि काश मैं भी सोसाइटी के अंदर ऐसे एंट्री करूं जैसे कि मैं कोई हीरो एंट्री करता है, या फिर मैं इतनी कोई तेज़ चमक जैसे कि मिट्योर जैसी चमकदार चीज़ के ऊपर सफ़र करके आऊँ ताकि लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हों। इंस्टेंट लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, वो कहता है मैं कर क्या रहा हूँ, मैं गीले पत्तों के ऊपर चल रहा हूँ इस फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे हस्क क्या होता है, ट्री के जो टूटे हुए ट्रंक होते हैं, यानी कि दरख्त की छाल पड़ी हुई है ज़मीन पे, उस पर चल रहा हूँ। या फिर फ्लूक्स ऑफ ऑटम का मतलब है जो पैरासाइट, जो कीड़े ज़मीन के ऊपर ऑटम के अंदर चलते हैं, उनके ऊपर चल रहा हूँ। इंस्टेड वो कहते हैं मैं डिज़र्व ये करता हूँ कि मैं बहुत ही धमाकेदार एंट्री करूँ जैसे कि मिट्योर के ऊपर आऊँ, लेकिन इस वक्त मैं चल किस में रहा हूँ, जंगल के अंदर, सूखे पत्तों के ऊपर, गीले पत्तों के ऊपर, दरख्त के तने के ऊपर और कुछ कीड़े मकोड़ों पे। आगे वो इमेजिन करते हैं और आपको भी बताते हैं, वो कहते हैं इमेजिनिंग अ हीरो, मैं ऐसे सोचता हूँ जैसे हीरो की तरह एंट्री हो ऑन सम मडी कंपाउंड, जैसे सुपरमैन ज़मीन पे गिरता है धस की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ है मडी कंपाउंड के अंदर। और मेरा गिफ्ट क्या हो, हिज गिफ्ट लाइक अ स्लिंग स्टोन, और उसका जो गुलेल होती है ना जिसके अंदर पत्थर डाल के चिड़ियों को या कोई आप चीज़ दूर शीशों पे मारते हैं, गुलेल उसकी ताकत हो, विल्ड फ्रॉम द डेस्परेट, और वो इतनी ताकत रखती हो, उसके अंदर इतनी बेचैनी हो कि कुछ ना कुछ कर दिखाने की। जैसे कि आप कोई फ्रिस्पी फेंकते हैं बाहर तो वो चीज़ को टकरा के आपके पास वापस आती है, तो वो कहता है मेरे पास कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए, स्लिंग स्टोन मेरे पास हो, यानी कि गुलेल हो, और उसका पत्थर जब मैं मारूं तो वो मेरा काम करे, जाके चीज़ पे लगे और वापस आ जाए। हाउ डिड आई एंड अप लाइक दिस। अब वो अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं जो अपनी हीरो की एंट्री डिज़र्व करना चाह रहा हूँ, या मैं जो अपने बारे में ये बेतुके ख्याल बुन रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे हो गया। आई ऑफ्टन थिंक ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ, ब्यूटीफुल प्रिज्मेटिक कंसलिंग, जिनके दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मुझे अच्छाई की तरफ राग़िब करते थे। प्रिज्मेटिक का मतलब है प्रिज्म, प्रिज्म आपको याद होगा जिसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो 7 लाइट्स उसमें से निकलती है। तो वो कहते हैं मेरे दोस्त ऐसे ही थे कि जो मेरी कन्फ्यूजिंग माइंड को सुलझा देते थे। द एनवल ब्रेन्स ऑफ हु हेट्स मी। अब पोइट्स यहाँ पे क्रिटिक्स का जिक्र करता है कि वो लोग कहाँ हैं जो मेरा क्रिटिसिज्म करते थे, वो ऐसे ही उनके ब्रेन तेज़ थे जैसे कि हथौड़ा। एनवल एक ऐसी प्लेस होती है जिस पर लोहा रख के हथौड़ा मारता है, वो लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। तो वो कहता है मेरे क्रिटिक्स जो हैं उनका दिमाग इतना शार्प है, वो इस वक्त कहाँ हैं, वो ही मेरे पे तनकीद करके मुझे सही राह दिखा दें। एज आई सिट वेडिंग एंड वेडिंग, ये वो कहते हैं और मैं यहाँ पे बेकार सोच रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, बस मैं सोचे ही चला जा रहा हूँ और अपने आप को बर्डन ही करे चला जा रहा हूँ। बर्डन किस चीज़ से कर रहे हैं, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटा फॉर वॉट एयर, फॉर द पीपल, फॉर वट सेट बिहाइंड बैक्स। वो कहते हैं मैं यहाँ पे जो मलाल कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे सोचे चला जा रहा हूँ। ट्रिसिटा का मतलब है ग्रीफ, सोरो ग्रीफ। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने पास्ट में किया, ये जो इस वक्त वो कर चुके हैं, यानी कि सोशल अप्रेस से हट के यहाँ माउंटेनी एरिया पे आ गए हैं, उसका जो गिल्ट है जिसके बारे में वो सोचे चले जा रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं, किन लोगों के लिए सोच रहे हैं और किस मकसद से सोच रहे हैं। उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो उनकी बिहाइंड बैक्स बातें करते हैं, उन पर बातें बनाते हैं। अब पोइट की अचानक से थॉट शिफ्ट होती है नेचर की तरफ। वो कहते हैं रेन कम्स डाउन थ्रू द एल्डर्स, जैसे कि ऊंचे ऊंचे दरख्तों के ऊपर जब बारिश होती है तो उनकी जो जड़ें लटक रही होती हैं, दाढ़ी लटक रही होती है, उस पर जब रेन गिरती है तो वहाँ से स्लाइड होके वो ज़मीन पे आती है। इट लो कंडक्ट वॉइसेस, और आहिस्ता आहिस्ता वो आती है, शोर मचाती भी नहीं आती। मटर अबाउट द लेट डाउन एंड इरेन, और वो आती है तो बहुत ही सुरीला सा म्यूज़िकल इफ़ेक्ट पैदा करती है। एंड ईच ड्रॉप रिकॉल, और जैसे जैसे एक एक ड्रॉप गिरता है, टप 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 उसकी जो आवाज़ गिरती है वो बहुत ही म्यूज़िकल इफ़ेक्ट पैदा करती है। अब इस स्टेंजा के अंदर वो कहना ये चाह रहे हैं, अपनी पोइट्री को कंपेयर करेंगे, वो कहेंगे कि जिस तरीके से बारिश यानी कि कुदरत का एक फिनोमेना जब बड़े दरख्तों पे गिरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है तो बहुत ही म्यूज़िकल इफ़ेक्ट पैदा करता है, और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है वो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट कंप्लीट होता है। ये एक एब्सोल्यूट डायमंड है। इसी तरह मेरी पोइट्री है, यानी कि जैसे कि अल्लाह का या कुदरत का ये जो फिनोमेना रेन है ये एब्सोल्यूट डायमंड है, इसी तरह मेरी पोइट्री भी एब्सोल्यूट डायमंड है, यानी कि हीरा है।
आई एम नाइदर इंटर्न नॉन इन्फॉर्मर, मैं ना ही बिगनर हूँ और ना ही कंप्लीट हूँ, यानी कि ना ही मैं प्रिजनर हूँ और ना ही मैं ऑफिसर हूँ, मैं मुकम्मल भी नहीं हूँ और मैं बिल्कुल शुरुआत में भी नहीं हूँ। एन इनर डैश ग्रोन लॉन्ग हेयर एंड थॉटफुल अ वुडन क्लीन, मैं इस तरह हूँ जैसे कोई सोल्जर दिफा करने के लिए तैयार होता है, कोई सोल्जर ऐसे जैसे इस्केप हो गया हो प्रिजन से, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपने लॉन्ग ग्रोन हेयर का मतलब है कि जिसने उम्र गुजारी हुई हो, जो कि थॉटफुल हो, मैं ऐसा इंसान हूँ। escaped from the massacre, taking protective coloring from the bowl and bark, feeling every wind that blew। मैंने ऐसे ही किया है, मैंने नॉर्थ से साउथ में आके ऐसे ही किया है कि जैसे मैंने एक मैसकर यानी कि बड़ी तबाही से बच गया हूँ और मैं वहाँ से बचा हुआ सोल्जर की तरह हूँ। और मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं नेचर को ऑब्ज़र्व कर सकूं और अपनी पोइट्री लिख सकूं। और जब मैं दरख्तों और दरख्तों की छालों की तरफ देखता हूं और मैं हर हवा के ब्लो को फील करता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि हु ब्लो अप दी स्पार्क, कि कौन है जो मेरे अंदर ये स्पार्क पैदा कर रहा है पोइट्री पैदा करने का। फ्रॉम देयर मर्ग हीड हैव मिस्ड द वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोटेंट द कॉमेट्स पल्सिंग रोज। वो कहता है कि मैं वहाँ पे रह के बहुत कुछ कर सकता था, लोगों के अंदर हीट पैदा कर सकता था, जो कि मैंने मिस कर दिया। यानी कि मैं वॉर के अंदर, सिविल वॉर के अंदर हो सकता था कि कोई रोल अदा करता, जो कि मैं करना भी चाहता था, लेकिन मैंने, जो कि एक लाइफ टाइम रोल होता, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होती मेरी, लेकिन मैं ऐसा कर ना सका, लेकिन मैं करना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये पोइम समझ आ गई होगी। अगर पोइम समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। इसका सेंट्रल आइडिया यही था कि पोइट अपने आप को डिस्कवर करना चाह रहा है कि वो किस कंडीशन में है, क्या रोल वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। इसके अलावा इसकी जो थीम्स हैं वो सेल्फ इमेज है, पर्पस ऑफ लाइफ है, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, रियलिटी और एक्सप्लोरिंग है। अल्लाह हाफिज़।